एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 15 साल बाद, अपने इस कुटुंब से, इस परिवार से मिलना हो रहा है। मेरा हृदय गदगद है। बीच में कोरोना काल में बहुत सारे लोग चले गए। अब हम गिने चुने बूढ़े लोग रह गए हैं, जिनको अपने लिए बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, जिनके बारे में मैंने स्वयं को एक कार्यकर्ता के रूप में कायम रखने की, मूल्यों को जीने की कोशिश करता रहा हूँ। आप सबने याद करके ये मिलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और सबको नमस्कार। उत्तम भाई के उत्तम व्यवस्था और प्रकाश भाई का पथ प्रदर्शन आगे का, इस अंधी सुरंग से हम गुजर रहे हैं। इस सुरंग से पार होते ही एक रोशनी की किरण दिखाई देगी और हम आगे बढ़ेंगे। गुजरात के हमारे मित्रों का, जिन्होंने यहाँ आमंत्रित किया, बीच में आने वाले व्यवधानों की परवाह न करते हुए आपने सफलतापूर्वक यह आयोजन किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। इस अधिवेशन में कुछ लोग पुराने हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नए हैं। यह हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए दिलासा देने वाला है। नए हैं, पुराने बहुत गए हैं, स्थान बहुत रिक्त हुए हैं, लेकिन रिक्तता को भरने वाले भी मौजूद हैं। मेरा शरीर साथ नहीं बहुत दे रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं तमाशा। उठने बैठने में भी मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन हमारे चंदन भाई ने इतना प्यार बरसाया हमारे ऊपर कि मैं रोक नहीं सका। तो वैसे भी तो गुजरात मेरा बहुत प्रिय प्रदेश है। पुराने लोग जानते होंगे कि मेरा रिश्ता बहुत मधुर है गुजरात से। मेरा हाफ पार्टनर गुजरात का है, गुजराती है, और मुझे बाबू भाई पटेल ने एक सभा में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे इमरजेंसी काल में, तो गुजरात का दामाद घोषित किया था। तो गुजरात में आकर उन क्षणों की याद होती है तो आनंद आता है। संयोग है कि जुलाई 1956 में एक किशोर वय में गांधी की नई तालीम की और गांधी के नए समाज रचना की तलाश में मैं उस समय के सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र मजूमदार के सानिध्य में पहुंच गया और मेरी दीक्षा भूमि श्रवण भारती खाली ज्ञान रही। एक दूसरा बहुत ही अच्छा संयोग ये था कि उसी समय एक तरफ तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की जा रही थी, राष्ट्र के स्वतंत्र भारत के निर्माण की एक योजना काम कर रही थी। दूसरी तरफ भूदान आंदोलन था और उस भूदान आंदोलन के साथ नए भारत के निर्माण की एक कंसेप्ट, एक विजन अभी तैयार हो रहा था। उसी समय सर्व सेवा संघ ने सन 56 में एक प्रस्ताव किया था कि हम एक ड्राफ्ट भी तैयार करेंगे। हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे सामाजिक रचना का दर्शन क्या है,
इसको देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। पढ़ने वाले लोग जानते होंगे, हमारा सर्वश्वासन प्रकाशन ने हिंदी और अंग्रेजी में उस समय जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, सर्वोदय संयोजन, रिकंस्ट्रक्शन, ये प्लानिंग फॉर सर्वोदय, संयोग से जिस समय हम वहाँ थे 56 के लास्ट में, सर्वोदय संयोजन तैयार करने के लिए विचार विमर्श मंथन हो रहा था और आखिरी स्वरूप उसका दिया जा रहा था। मैं राही जी से क्षमा चाहता हूँ, साथियों से अनुरोध है कि चाय के लिए अभी ना उठे। चाय इस भाषण के बाद हम लोग चाय का ब्रेक रखेंगे, फिर चाय के लिए जाएंगे। अभी शांति से सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहे। चाय बंद कर दीजिए, अभी चाय बंद कर दीजिए। चाय का ब्रेक इस भाषण के बाद है। प्लीज सब लोग अपने स्थान पर बैठे। अभी सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाए कृपया। हम सब आपकी जगह पर पहुंचाएंगे, या तो हम परोस रहे हैं, आप अपनी जगह पर बैठे, पानी और चाय दोनों हम यहीं पर पहुंचाएंगे। ठीक, मैं माफी चाहता हूँ राय जी से, प्लीज कंटिन्यू करें। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात सुनने में रुचि नहीं है। देखिए, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह संक्रमण का, गंभीर संक्रमण का दौर है। हमारी संगठन की जो स्थिति है वह भी गंभीर चिंतन की जरूरत है उस पर। इसलिए कुछ शारीरिक तकलीफ उठा करके भी मैं आया आपके आग्रह पर कुछ कहने के लिए। इसलिए इसे गंभीरता से लीजिए। ये कोई राजनीतिक समूह नहीं है कि किसी के खिलाफ हल्ला गुल्ला मचाना है, किसी के समर्थन में जय जयकार करना है और छुट्टी पा लेना है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 1956 में, 1952 में भूटान आंदोलन शुरू हुआ। उन्हीं दिनों प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी और 56 में सर्व सेवा संघ ने प्लानिंग फॉर सर्वोदय, सर्वोदय संयोजन का ड्राफ्ट तैयार किया। उस समय खादी ग्राम में 3 दिन का सेमिनार हुआ था, जिसमें विनोबा जी नहीं आए थे, लेकिन बाकी जितने सर्वोदय के दिग्गज थे सब उपस्थित थे। जयप्रकाश नारायण से लेकर दादा धर्माधिकारी, धीरज मजुमदार, आचार्य राममूर्ति से लेकर के शंकर राव देव उस ड्राफ्ट के संयोजक थे। ड्राफ्ट बनाने की जो समिति सर्वश्वासन ने बनाई थी, और रविंद्र वर्मा उसके ड्राफ्टमैन थे। उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि तब सर्व सेवा संघ का कंसर्न, चिंता इस देश के बारे में कितना गहरा था और कितना व्यापक था। क्यों सर्व सेवा संघ को ऐसा करना पड़ा? ये तो मेरा सौभाग्य कि वो मैं उस बैठक में एक विद्यार्थी के नाते हासिल उपस्थित रहा और देखा, उसको समझने की कोशिश की। एक तरह से कहें तो मेरी यात्रा तो वहीं से शुरू हुई थी, खादी ग्राम से, और ये सारा संदर्भ सामने आया था सीखने के लिए। क्यों ड्राफ्ट तैयार करने की जरूरत पड़ी? इसकी बुनियाद महात्मा गांधी की जो यात्रा शुरू हुई, संघर्ष की यात्रा, जब उन्हें गाड़ी में से उठा के फेंका गया स्टेशन पर और रात भर उन्होंने मंथन किया, तो मंथन का बिंदु क्या था
या तो जो व्यवस्था है उससे समझौता करके अपना काम बना लें, या इस व्यवस्था पर शिकायत करें, मुकदमा ठोक दें। लेकिन इन दोनों से व्यवस्था तो वैसी ही रहेगी, उस पर कुछ व्यवस्था की तरफ से रिएक्शन सामने आ जाएगा। अंत में उन्होंने सोच करके तय किया, नहीं, इस व्यवस्था को बदलना है, क्योंकि इस व्यवस्था की बुनियाद में नस्ल भेद है। इसका सारा का सारा स्ट्रक्चर, ढांचा नस्ल भेद की बुनियाद पर है, ये हिंसा की बुनियाद पर है। कानून को लागू करने की ताकत और कानून का आधार तीनों वायलेंस की बुनियाद पर। नस्ल भेद अपने आप में वायलेंस है, हिंसा है। कानून उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बनाए गए हैं, और एग्जीक्यूट कराएगा कौन? पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स। उस समय गांधी ने रियलाइज किया कि दुनिया में जो व्यवस्थाएं जितने भी प्रकार की चल रही हैं, वो चाहे साम्यवाद के नाम पर हो, समाजवाद के नाम पर हो, लोकतंत्र के नाम पर हो, सबकी बुनियाद में हिंसा है। और अगर वास्तविक बुनियादी लड़ाई लड़नी है तो हिंसा की बुनियाद को बदलकर सत्य और अहिंसा की बुनियाद पर नए समाज का निर्माण करना होगा। गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका में अनुभव हासिल किया और फिर भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, अहिंसा की शक्ति का, पीपुल्स पावर का, सत्य और अहिंसा की बुनियाद पर आधारित पीपुल्स पावर, उसका जो सफलतापूर्वक प्रयोग किया, उस प्रयोग पर उन्होंने बुनियादी तौर पर अपनी जिंदगी लगा दी। स्वराज हुआ, आपको सबको मालूम है कि दिल्ली में जश्न मनाने वाले बापू नहीं थे। जहां स्वराज्य मिलने का जो दुष्परिणाम एक हुआ था, पार्टीशन हुआ था, आग लगी थी, वहां आग जल रही थी, तो बापू आग बुझा रहे थे, जश्न नहीं मना रहे थे दिल्ली में, और गंभीर चिंतन में थे। ठीक है, अंग्रेज गए हैं, राज्य व्यवस्था रहेगी, उस राज्य व्यवस्था को चलाने में कुछ अच्छे लोग कुछ अच्छे इरादे के साथ काम करेंगे तो ठीक रहेगा, उसे चलने देना चाहिए। उसकी बुनियाद अगर लोकतंत्र की है तो उसे चलने देना चाहिए। लेकिन वास्तविक लोकतंत्र तो तब आएगा जब लोक की शक्ति निर्णायक बनेगी। स्वराज्य के बाद गांधी ने ये कहा कि हिंद स्वराज्य में जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया है नए समाज के, नए हिंदुस्तान के निर्माण का, उसका काम अभी नहीं शुरू हुआ है। अभी केवल राइट ट्रैक पर लोकतंत्र का जो फैसला हुआ है, उस लोकतंत्र को ले जाने के लिए आज की व्यवस्था काम करेगी, आगे उसे करना चाहिए। उसमें समाज में विघटनकारी जितनी ताकतें हैं उनको रेखांकित करके कहते हैं कि इनसे इस तरह से निपटना है, लेकिन बुनियादी बात कहते हैं जब 29 जनवरी 1948 को एक लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, जिसको गांधी का कहा जाता है, वसीयतनामा, उसको तैयार करके रखते हैं। वो वसीयतनामा ये है
कि आजादी हासिल करने का कांग्रेस का काम पूरा हुआ। लोकतंत्र का जो संकल्प लिया गया, अगर आजादी की लड़ाई में भागीदारी इस देश के नागरिकों की, सामान्य मनुष्यों के बड़े पैमाने पर नहीं हुई होती तो एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, बालिग मताधिकार के बुनियाद पर लोकतंत्र स्वीकार्य नहीं होता। ये जो 20-30 साल करीब सामान्य लोगों के साथ गांधी ने सत्याग्रही प्रक्रिया से उनको आजादी की लड़ाई के लिए तैयार किया, उसमें विशिष्ट जनों की नहीं, सामान्य जनों की मॉरल फोर्स उजागर हुई। इसलिए गांधी के सामने स्पष्ट था कि दुनिया में अगली जो लड़ाई होगी वह ब्रूट फोर्स और मॉरल फोर्स की लड़ाई होगी। ब्रूट फोर्स के साथ इस देश की जनता का मॉरल फोर्स जगा करके जो संघर्ष किया उन्होंने, उसमें क्या कमी रह गई इसका भी अनुमान गांधी को हो गया। इसलिए उस मसौदे में उन्होंने कहा कि यद्यपि राजनीतिक आजादी हमने हासिल कर ली है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आजादी हासिल करना अभी बाकी है, और उस आजादी को हासिल करने के लिए सैनिक शक्ति पर नागरिक शक्ति की विजय अनिवार्य है। कितनी गंभीरता से उन्होंने क्यों कहा था भाई, उसका जबरदस्त कारण था। हमारा भारतीय समाज सामंतशाही, राजशाही और साम्राज्यशाही, इन 3 व्यवस्थाओं में से होकर गुजरा था। हमारा मानस, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारे सामाजिक संस्कार, इनमें से शिक्षित होकर के या प्रभावित होकर के निकले। सामंतशाही, राजशाही, साम्राज्यशाही। इसके बदले हमने राज्य व्यवस्था में एक आध्यात्मिक क्रांति की थी, जब ये तय किया था कि बालिग मताधिकार की बुनियाद पर लोकतंत्र होगा। हर आदमी को एक समता की बुनियाद पर संविधान के आधार पर हम खड़ा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा, उनके चिंतन में रहा होगा कि अरे ये सौंप तो दिया ये मूल्य, ये आध्यात्मिक मूल्य हमारे देश की आम जनता को, जो गुलामी की विभिन्न व्यवस्थाओं में से होकर निकली है। अभी केवल थोड़े दिन की ट्रेनिंग हुई है आजादी की लड़ाई के दौरान। अब इसको, इस लोकतंत्र को बुनियादी तौर पर मजबूत बनाना है, तो जो काम करना है अगला वो काम है गांव-गांव में लोक सेवक तैयार करना, जो मतदाता को मालिक बनाए। जो मालिक आज याचक भिखमंगा हो गया है। भिखारी लोग सत्ता में बैठ गए, मत के भिखारी लोग सत्ता में बैठे हैं। हाँ। जो हम लोग भेद डालते हैं, भीख मांगते हैं, वो सत्ता में बैठे हैं, और हम देने वाले उनके पीछे घूम रहे हैं। हमने आजादी के बाद करीब 25, 10, 15, 20 साल ये हालत नहीं। मैं अपने क्षेत्र के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। जौनपुर के राजा थे, चुनाव में खड़े हुए थे बाहर में, और मछली शहर के एक
गांव के साधारण किसान थे, लेकिन कांग्रेस के नेता थे, फ्रीडम फाइटर। एक एक्का था उन पर, यानी छोटी सी घोड़ा गाड़ी, उस पर बैठ करके चुनाव प्रचार में निकले। राजा और रंग की लड़ाई है भैया, देखना। एक तरफ राजा, दूसरी तरफ एक साधारण किसान। वो रंग विजयी हुआ, राजा पराजित हुआ। लेकिन धीरे धीरे राजा अपनी पुरानी बुनियाद मजबूत करने लगा। और आज क्या है? आज तो 5 सेर अन्न दे करके वोट खरीदा जा सकता है। तो इसको देखा था गांधी ने कि संभव है, अपने देश में बुनियाद कमजोर है, इसलिए लोक सेवक गांव-गांव में होगा, जो लोग को उसके अंदर की जो चेतना है, संकल्प शक्ति है, उसको मजबूत करेगा। इसलिए लोक सेवक संघ की अवधारणा दी। मैं क्यों इस कहानी को दोहरा रहा हूं? 29 जनवरी 48 को इन्होंने, गांधी ने ये योजना बनाई थी। अगली फरवरी में इसको व्यापक पैमाने पर इसका कार्य संयोजन करने के लिए जितने देश भर के रचनात्मक कार्यकर्ता थे, सबका सम्मेलन बुलाने वाले थे। 30 जनवरी को उन्हें मार दिया गया। तब फिर भी जो लोग थे इस देश के गांधी जन, उन्होंने कहा नहीं बापू चले गए हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी है, हम आप काम करेंगे। और फिर सर्व सेवा संघ के जो इतिहास जानते हैं उन्हें मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे नए लोग हैं, नहीं मालूम होगा। मैं बताना चाहता हूं कि ये बुनियाद है आपकी, टू जनरेट पीपुल्स पावर so that people can control the state power. ये सर्व सेवा संघ की बुनियादी अवधारणा है। हम किसी भी सरकार के और किसी भी पार्टी के बीच टीम नहीं है, लेकिन हमारा दो ही साथ मूल्य है, आधार है। ट्रुथ और नॉन वायलेंस एक ही बात है, परस्पर पूरक है। ट्रुथ है नॉन वायलेंस एंड द पीपल ऑफ इंडिया। हम दो के प्रति जवाबदेह, लोक सेवक की जवाबदेही, उसका उत्तरदायित्व या उसका कमिटमेंट ट्रुथ एंड पीपल्स पावर के लिए है। ये हमें अपनी बुनियाद पहचाननी होगी। ये कैसे पहचानेंगे और ये शक्ति हमारे यहां कैसे आएगी? उनकी नकल करके नहीं, जो आज राजनीति की व्यवस्था को चला रहे हैं और पीपुल को भिखमंगा बना रहे हैं। हाँ, हमको चेंज लाना होगा अपने एटीट्यूड। हमारी अपनी व्यवस्था में सर्व सेवा संघ का जो संगठन है, उसमें बुनियादी मूल्य क्या है? नॉन वायलेंस। लोक सेवक की बुनियाद नॉन वायलेंस है, ट्रुथ है, पीपल है। और अगर सही माने में है तो जरा इसका संविधान उठा के देखिए। इसमें लोक सेवक हम अपने को बनाते हैं, जिसे हम लोग निष्ठा पत्र करते। निष्ठा दूसरे आरोपित नहीं करेंगे हमारे आप पर, निष्ठा तो अंदर से आएगी ना। इसलिए जो बुनियादी संविधान है लोकतंत्र का, ये सर्व सेवा संघ का, उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्यवाही की कोई जगह नहीं है। उसमें पावर नहीं है, प्रेरणा है। अध्यक्ष या पदाधिकारी या
जितनी वैचारिक चेतना जगा सकते हैं उतना ही हमारा प्रभाव काम करेगा। उसके लिए जीवन में वो मूल्य दाखिल करने पड़े। मुझे ना कहते नहीं बना, नहीं तो मुझे सही मायने में उद्घाटन के लिए ना कहना था, क्योंकि सर्व सेवा संघ में करीब करीब 40 साल सर्व सेवा संघ से जुड़ के काम करता रहा। सर्व सेवा संघ में कभी उद्घाटन नहीं हुआ, अधिवेशन में, सम्मेलन में हुआ है, तो मैंने भी 6 सम्मेलन कराए। अधिवेशन में अध्यक्ष, क्योंकि अधिवेशन माना गया है कि जो सर्व सेवा संघ का कैडर है उनका 6 माही मूल्यांकन का अधिवेशन है, आगे की योजना बनाने का अधिवेशन है। इसलिए सर्व सेवा संघ का अध्यक्ष जो स्टेटमेंट देता था उसमें समीक्षा होती थी। समीक्षा दूसरे के नहीं, आत्मसमीक्षा, क्योंकि सर्व सेवा संघ का अध्यक्ष है तो उसकी जिम्मेदारी तो सबसे अधिक उसको विचार की बुनियाद पर आगे बढ़ाने की सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष की है। तो वो सर्व सेवा संघ की समीक्षा करेगा तो आत्मसमीक्षा करेगा। इसलिए सर्व सेवा संघ के अधिवेशन में दूसरों को नापने की प्रक्रिया नहीं रही है। जब से हमने दूसरे को नापना शुरू किया है उसका परिणाम क्या है आप सब लोग जानते हैं। हमने देखा है सर्व सेवा संघ कितना अनौपचारिक था। एक बार तिरुपति में अधिवेशन चल रहा था तो 4 हमारे सीनियर, गर्मी का मौसम था, धोती या लुंगी पहने हुए नंगे बदन मंच पर बैठे थे, 4 सीनियर। ये भी कभी मजाक में कहा भाई मेरी कहां जगह होगी ऐसी जगह। इतना इन्वायरमेंट, जितना इन्वायरमेंट उतना ही आदमी। हम सब बच्चे लोग इस प्रवाह में आकर के लगातार इसमें लगे रहे, मिलना क्या है। और अगर सर्व सेवा संघ में नकल करेंगे हम राजनीतिक दलों का, सत्ताधारी दलों का, तो हमें हासिल क्या होना है? क्या हम टिकट देंगे उनको सत्ता की भागीदारी मिलने की? क्या हमको चुनाव लड़ने का पैसा देंगे? क्या हम किसी धर्म गुरु के चेले बन जाएंगे? आज तो राज सत्ता में गठबंधन है, धर्म सत्ता, धन सत्ता और राज सत्ता। और हम कहते हैं, हमारा उद्देश्य, हमारी बुनियाद कहती है कि सत्य की बुनियाद पर, अहिंसा की बुनियाद पर लोक चेतना जगाकर लोक शक्ति खड़ी करो, जो लोक शक्ति नियंत्रक हो पावर स्ट्रक्चर की, कंट्रोलर। अगर ये हमारे उसमें होगा तो 2 फोर्सेस आमने सामने आएंगी, खड़ी करनी होगी हमें। आज की जो ब्रूट फोर्स है, वायलेंस की बुनियाद पर खड़ी हुई काम करती सत्ता के माध्यम से, और एक मॉरल फोर्स है। अब मॉरल फोर्स तैयार करने के लिए कौन सी पद्धति हम अपनाएंगे? विनोबा ने कहा लोक सेवक साधक होगा, साधना होगी मूल्यों की जीवन में, तब वो प्रभावी होगा। असल में सत्य और अहिंसा की बुनियादी ताकत किसी भी ब्रूट फोर्स से अधिक है। ऐसी आस्था, निष्ठा हमारे अंदर जब तक नहीं होगी हम लड़ नहीं पाएंगे। आज हिमांशु कुमार अकेला दहाड़ के कह रहा है हम जेल जाएंगे लेकिन जुर्माना नहीं देंगे, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया।
हमारा दंड ऐसा कि तैसा मान लेते हैं, चलो जिंदगी भर हम बिता लेंगे। ये ताकत है, मॉरल फोर्स है। प्रकाश भाई मानसू के फादर पिताजी हम लोगों के साथ ही हम साथ काम किए हैं। उस पिता ने के अंदर जो तत्व था उसकी गरिमा बेटे के अंदर काम कर रही है, वो नैतिक मूल्य है। वो ब्रूट फोर्स को चुनौती दे रहा है। ब्रूट फोर्स में न्यायालय तो नहीं कर रहा, जिस रूप में न्यायालय के फैसले प्रकट हुए हैं वो ब्रूट फोर्स के शकल में आए। नहीं तो अधिक से अधिक ये कर सकते थे कि भाई ठीक है तुम्हारी शिकायत है, हम फिर से जांच करवा लेते। हम सब लोग भूदान ग्रामदान के काम से जो गांव में काम करते रहे हैं वो तो पीड़ितों के दर्द को उजागर करते हैं, कैसे उसका दुख दूर हो, इसी के लिए काम करते रहे हैं। ये क्या अपराध करते रहे हैं? तो मित्रों, आज जिस चुनौती के सामने हम खड़े हैं वो बहुत गंभीर चुनौती। चले थे जिस समय, जैसा मैंने उदाहरण दिया, राजा और रंग की लड़ाई हुई और रंग जीता, राजा हारा। आज रंग को मजबूत बनाने की जितनी व्यवस्थाएं थी सबको ध्वस्त कर दिया गया। आप देखिए क्या हो रहा। हमारा आश्रम है अहमदाबाद, बापू पे बनाया हुआ, इतने साल से हमारे अपना ट्रस्ट काम कर रहा है। अब कहते हैं कि हम ट्रस्ट बनाएंगे और आपके ऊपर थोप देंगे, सब चलाएंगे। सरकारी ब्यूरोक्रेसी गांधी का काम कैसा करती है इसका लेटेस्ट उदाहरण है, जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं, आप लोगों में से कुछ को मालूम होगा। पूरे गांधीजनों ने जब अनुकूल समय था गांधी स्मृति और दर्शन समिति का निर्माण किया। गांधी दर्शन, गांधी स्मृति, जहां बापू की हत्या हुई थी बिरला भवन दिल्ली में, और राजघाट के सामने एक ऐसी जगह का निर्माण किया गया था जहां देश भर के गांधीजन आए, मिले और अपने विचार विमर्श करके फैसले लें, आगे बढ़े। सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। उसकी एक पत्रिका है अंतिम जन। सरकार की फंडिंग होती है, सरकार का एक प्राइम मिनिस्टर एक ऑफिशियो चेयरमैन होता है। शुरू के दौर में वाइस चेयरमैन जो एक्टिंग चेयरमैन होता था वो कोई सीनियर गांधीयन बनाया जाता। आज 2014 से कभी मंत्री हो जाता है, कभी संघी हो जाता है उस समिति का वाइस चेयरमैन, ट्रस्ट का वाइस चेयरमैन। और उसकी पत्रिका अंतिम जन में विशेषांक वीर सावरकर का निकला है। हम नहीं कहते तुम वीर सावरकर को मानते हो मानो, हम तुम्हारी इस स्वतंत्रता के हम पक्षधर हैं, लेकिन इसके लिए सावरकर के नाम पर संस्था बना लो। सरकार तुम्हारी है, पैसा दे देगी, उस संस्थान से सावरकर के लिए निकालो। ये क्या गठबंधन के गांधी की आड़ में गांधी की संस्था को हड़प कर सावरकर का विशेषण निकालते। इतना पाखंड इस दौर से मित्रों हम गुजर रहे हैं। ऐसे में एक के बाद एक हमारी जितनी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को खादी कमीशन का हाल आप जानते हैं। एक झंडा, तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय झंडा खादी का रहेगा,
अब वो खत्म कर दिया गया। सेवाग्राम में हम खादी बनाते हैं, बेचते हैं, तो नोटिस आ गई कि खादी ब्रांड आपने लिया है, नहीं लिया है तो हम आप पर केस करेंगे। यानी हम स्वायत्त रूप से स्वतंत्र अपने विचार की बुनियाद पर काम नहीं कर सकते, और लोकतंत्र के नाम पर पधारे हो संसदीय सीढ़ी पर वार्ता देख करके यही करने देंगे। ये संभव हुआ है मित्रों, क्योंकि हमें जितना मजबूत स्वयं होना था और जनता को बनाना था वो हम नहीं कर पाए। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, इसकी अपनी शिकायत ही हो तो अपनी कर, कि 65 साल करीब करीब इसमें लगे रहे, ये स्थिति क्या हुई, क्यों ऐसा हो गया? उसका एक बड़ा कारण है जिसको समझने की जरूरत है। बाबा ने एक बार मैं बाबा से पूछा, आप लोग जानते ही हैं कि हमारे जो नेता थे, मार्गदर्शक थे, उनके साथ हम कोई भी सहजता से जाके बात कर सकते थे, पूछ कर सकते थे, अपने मन की शिकायत दर्ज करा सकते थे। बाबा से हमने कहा, आप कहते हैं नीचे से ग्राम स्वराज्य की बुनियाद बनाओ, बनाते जाओ, ऊपर बदलता जाएगा, ये हो नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर की जो व्यवस्था है एग्रेसिव है, आक्रामक है। हम बनाने की कोशिश करते हैं, वो तोड़ती है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ग्राम धन एक्ट लाया जाता है पास करने के लिए, तो कहा जाता है, पूछता है मुख्यमंत्री, व्हाट इज दिस? स्टेट विद इन स्टेट वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। मैंने कहा ये हो रहा है। बाबा के अपनी वो थी, उन्होंने हमको समझा दिया, हम भी चुप हो गए। स्टेट पावर सदियों से हमारे संस्कार में एक मजबूत ताकत के रूप में कायम स्थापित है। धन शक्ति कायम है, धर्म शक्ति कायम है। ये तीनों का मैं खास उल्लेख किया करता हूं अक्सर। धन, धर्म और राज, ये तीनों इतने इतिहास के पन्नों में हमलावर सिद्ध हुए हैं, विनाशकारी सिद्ध हुए हैं, इसको हमें समझने की जरूरत है। ये हिंसा की बुनियाद पर खड़ी सत्ता को हमेशा संरक्षण और पोषण देते हैं। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि सर्व सेवा संघ अपनी बुनियाद को समझे। हम इस हिंसा की बुनियाद पर खड़ी सभ्यता की चुनौती देने वाले लोक सेवक बने, क्योंकि तभी हम अपनी फर्ज अदायगी कर सकते हैं गांधी के प्रति, विनोबा और जयप्रकाश जी के। हम राजनीति में नहीं पड़ते, हमारा संकल्प है कि हम सत्ता की स्पर्धा से अलग रहेंगे, ये सही बात है। लेकिन लोकतंत्र जहां तक पहुंचा था, आजादी की लड़ाई का जो स्वरूप था, उसके चलते उससे उसको पीछे नहीं लुढ़कने देना है, ये भी हमारा। इतनी राजनीति में हमारी भागीदारी हमें कबूल करना चाहिए, मैं मानता हूं, और हमने कबूल किया था इमरजेंसी के दौरान या आंदोलन, बिहार आंदोलन के दौरान। अगर हम लोकतंत्र को फासिज्म में कन्वर्ट होने देंगे, हम देखते रहेंगे कि हमारा इससे क्या लेना देना, तो हम पथभ्रष्ट माने जाएंगे इतिहास। इसलिए
जहां लोकतंत्र जहां तक पहुंचा है, कम से कम मतदाता की बुनियाद पर, उसके मत की बुनियाद पर राज्य व्यवस्था में बदलाव होते रहना चाहिए। यह काम हमको करना है। दूसरी बात, जनता में वह दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करते जाना है ताकि जनता सुविधा की भिखारी न हो जाए। आपने देखा सत्ता ने क्या चरित्र प्रकट किया श्रीलंका में, और जनता ने फिर क्या किया। मैं उसकी नकल करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भ्रष्ट व्यवस्था जनता पर थोपी गई थी, उस व्यवस्था को जनता ने उतार फेंका, अस्वीकार किया। गांधी ने पूरे स्वराज्य के आंदोलन में हमें यही सिखाया था कि ना कहना सीखो, पुलिस और कानून के भय से मुक्त हो, तब स्वराज की मंजिल पास आएगी। उन्होंने कहा था, गुलाम जब तक गुलामी का जुआ अपने कंधे पर टिकाए रखता है तभी तक गुलाम रहता है। उतार फेंको 42 में इसी का कि अब समय आ गया है, उतार फेंको। मित्रों, अब सर्वोदय समाज का या सर्व सेवा संघ के लोक सेवकों का अगर सही मायने में दायित्व है तो यही है कि हमें, मेरी समझ से, आप लोग, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसके बारे में अधिकारपूर्वक कहूं, लेकिन मेरी समझ से ब्रूट फोर्स और सोल फोर्स में ब्रूट फोर्स को पराजित करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए सोल फोर्स क्रिएट करना अपने अंदर, अपने समूह में और अपने देश और दुनिया में। हमारी व्यापकता इतनी होनी चाहिए जितनी कम से कम विनोबा ने कहा। पहले अखिल भारत सर्व सेवा संघ था, अभी जो चल रहा है उससे विपरीत मैं बात कह रहा हूं आपको। बाद में सर्व सेवा संघ ने फैसला किया, जब जय जगत का उद्घोष किया, कि अखिल भारत नहीं रहेगा, ये सर्व सेवा संघ होगा। वो भारत की भी मर्यादा उसमें है। तो विचार से निरंतर हम व्यापक होते गए। आंदोलन के कार्यक्रम भी हमने व्यापक किया, ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव नहीं हुआ। भूदान ग्रामदान के आंदोलन का जो दिशा थी, जो स्वरूप था, वो अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ने का, समाज को आगे ले जाने का था। उसी का नतीजा हुआ, प्रभाव हुआ कि चंबल के बेहड़ों में भी जो बाकी हैं वो सोचने लगे कि अरे हम गलत रास्ते पर हैं। अहिंसा की शक्ति ऐसे प्रेरित करती है। वो स्वयं आए हथियार डालने विनोबा के चरणों में, स्वयं पहुंचे जयप्रकाश जी के पास हथियार डालने। तो ये हमारा काम है। हम जब इस महान उदात्त मूल्यों को की अनदेखी करेंगे तो पेटीनेस में चले जाए, और पेटीनेस सेल्फ डिफीटिंग फोर्स तत्व है। मित्रों, कोई रहस्य तो है नहीं कि हमें उद्घाटित करना था, लेकिन आप लोगों ने बुलाया, आपके स्नेह बस, प्रेम बस में चला आया। मुझे जो सर्व सेवा संघ के साथ 20 साल से करीब करीब मैं अलग हूँ, हालांकि शुरू के दौर में साथ था,
विचार और मूल्यों के साथ अभी भी कभी अलग नहीं हुए, लेकिन जो डिविएशंस आए उसके साथ में अलग। ये मैं खुली बात कर रहा हूँ। हम आगे बढ़ने में लगातार अपने चित्त को, विचार को व्यापक दायरे में ले जाए, लार्जर होराइजन में, डायमेंशन में हम अपने को ले जाएं, ताकि जो उद्देश्य है, इसकी बुनियाद तो गांधी डाल गए हैं ना अपनी लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, उसको हम न भूलें। पुराना बहुत सारे इसमें तरह तरह के क्षेत्रों से काम किए हुए पुराने लोग हैं, नए लोग हैं। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि जैसे सांप केचुड़ छोड़ता है पुरानी, तब उसका नया जन्म होता। हम विभिन्न प्रकार के दफ्तर चलाए, व्यापार किए, कई तरह के काम किए, सब काम के अनुभव का पिटारा लेके और उसी रंग में ढालने लगे, उसी तौर तरीके में ढालने लगे नए विचार और मूल्यों को, तो वो हम सेल्फ रिपीटिंग हमारी प्रक्रिया होगी। इसलिए बहुत सारे अनुभव को जो पुराने हो चुके हैं उनको उतार के जो नया लक्ष्य हमारे सामने है, ये नया लक्ष्य है। भले ही 50-60 साल 75 साल हो रहे हैं सेवा संघ के भी बनने, जो नए मूल्य हैं जो दिए हैं, हम चाहते रहे हैं, हमारे मार्गदर्शकों ने सौंपा है हमें जिम्मेदारी, उसको आगे बढ़ाना है। तो जितना अधिक हम पुराने संस्कारों से मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे और जितना अधिक नए मूल्यों को जीवन में धारने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट करने की, उसकी बुनियाद पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही ताकतवर बनेंगे, हमारा संगठन बनेगा। गांधी ने कहा था, ऑर्गेनाइजेशन इज द एसिड टेस्ट ऑफ नॉन वायलेंस। वायलेंस ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है कुछ न कुछ, डिसिप्लिन के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, ये होता है। बहुत बारीकी से गांधी ने समझ करके और विनोबा ने सर्व सेवा संघ को कहा, ये फ्रेटर्निटी है, भाईचारा, ये डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं तो गांधी और विनोबा को इतनी क्षमता तो थी कि जैसे आरएसएस खड़ा हुआ है वैसे हम भी एक संगठन खड़ा कर लेते। जनता हमारे साथ थी, उसको नहीं माना सही, वो बुनियाद दूसरी है। हम चाहते हैं कि एक एक आदमी के अंदर की कॉन्शंस, चेतना जागृत हो, उजागर हो, उसके आत्मशक्ति उजागर हो, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन कमिटमेंट वाला आदमी हो। हम ऐसा लोग चाहते हैं, ऐसे लोग तैयार करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं रेजिमेंटेड, हल्ला बोल, हमला बोल के कैडर, जो हमारा लक्ष्य हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे हमारे बीच से गए, स्थान रिक्त हुआ, लेकिन यहाँ तो भरा हुआ है। तो ये बहुत संतोष का विषय है कि स्थान रिक्त नहीं हुआ है, भरा है। केवल जरूरत है कि जिन मूल्यों से उसमें ताकत आएगी, प्राण आएगा, उनको अपने अंदर विकसित करने की सतत प्रक्रिया चलती रहे, हमारे संगठन के व्यवहार में, हमारे अपने व्यवहार में, हमारे अपने जीवन में। एक आदमी जिसका मैंने जिक्र किया, अपने भाई हिमांशु कुमार, वहां से इतनी ताकत आई है। शायद इतिहास में आजादी के बाद भी पहली ऐसी घटना है कि इतने खुले रूप में वो आदमी
जुर्माना नहीं भरेंगे, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, जेल में रहेंगे। ये प्रेरणा सर्वोदय के बुनियादी तत्वों की इसमें से ये ऊर्जा पैदा हुई है। हम सबके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ सर्व सेवा संघ के पदाधिकारियों से, निर्णायकों से, कि हिमांशु कुमार के बारे में यहाँ एक प्रस्ताव करें, हो सके तो देश भर से अपील करें। हम जुर्माना नहीं देंगे क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है, पीड़ितों के सवाल उठा करके, बावजूद इसके अगर इस पर सहमत बने तो हम 1-1 रुपया 5-5 रुपये जुटाएंगे और उसको भेजेंगे। तो इस तरह का हमको निर्णय है। एक हमारा सिपाही सैनिक, हमारा साथी लड़ाई के इस दौर में अकेला खड़ा हो तो हम किस लिए हैं? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर आप लोग गंभीरता से विचार करें। आगे आने वाली जितनी भी समस्याएं बनेंगी वो राजनीतिक होंगी, सामाजिक होंगी, इनके बारे में भी हमको सावधानी पूर्वक फैसले लेने होंगे और उन फैसलों पर अमल करना होगा। कहा जाएगा कि आप राजनीति में पढ़ रहे हो, हम कहेंगे हाँ, हम इतनी तो राजनीति करेंगे कि फासिज्म न आने पाए। फासिज्म को रोकने वाली जितनी राजनीति जरूरी है वो हम जरूर, क्योंकि फासिज्म पूरी तरह से हर समाज के मूल्य को खत्म करने वाला है। वह लोकतंत्र को खत्म करता है, वो स्वायत्तता को, अभिव्यक्ति को खत्म करता है। आप सब मित्रों ने बीच के थोड़े मिनट के व्यवधान के बावजूद चाय बंद कर दिया और प्रेम से मेरी बातें सुनी। मेरे किसी बात में आपको लगे कि ये गलत बोल गया तो उससे माफ़ी करिएगा, और आप लोगों को जो समझ में आए इससे स्वीकार करिएगा। सबको फिर नमस्कार। मैंने 2 शब्दों का शुरू से इस्तेमाल किया है, ब्रूट फोर्स और मॉरल फोर्स। तो उसका संदर्भ भी दिया कि दक्षिण अफ्रीका में जब बापू सफर कर रहे थे और फर्स्ट क्लास के डब्बे में से उनको निकाल के फेंक दिया गया कि तुम इसमें सफर नहीं कर सकते, हालांकि उनका रिजर्वेशन था, वैलिड टिकट था। तो रात भर उन्होंने, कि उनके आत्मकथा में आप पढ़ सकते हैं, रात भर ठंडी में से टूटते हुए चिंतन मंथन चला उनका। एक विचार आया कि दूसरा टिकट लेके अपनी जगह जाओ, वकालत करने आए हो, वकालत करके पैसा कमा के घर लौटो। दूसरा ये था कि मेरे पास जायज टिकट था, नाजायज ढंग से हमको उतारा गया, इसके खिलाफ मुकदमा करें। फिर कहा कि लेकिन इससे क्या होगा, पहले फैसले से हम स्किप कर रहे हैं, समस्या से विचलित होकर के भाग रहे हैं। दूसरे से हम लड़ने की बात तो सोचते हैं, लेकिन उन्हीं के हथियारों से, उन्हीं के आंगन में, फील्ड में। तो तीसरी बात उनके मन में आई कि ये नस्ल भेद की बुनियाद पर बना कानून और उस कानून को लागू करने वाली हिंसा की ताकत, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, ये तीनों मुड़ करके, यानी गलत कानून, नस्ल भेद और लागू करने वाली हिंसा की ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, ये ब्रूट फोर्स, क्रूरता की पराकाष्ठा है। किसी की चमड़ी काली, किसी की गोरी, ये शुक्रिया, उसके हाथ में जो है इसका प्रतीकार अगर इसी प्रकार
उनके मन में ये नहीं आया मुकदमा लड़े तो उन्हीं का तरीका। राही जी स्पष्ट हुआ, अब इसको पूरा करेंगे। ठीक जी, थैंक यू।